Hey guys, I welcome you all to the Bhadra IAS Academy. Today is 29th of May and we are going to cover 28th as well as 29th मई के करंट अफेयर्स आज के सेशन में। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभदीप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये एक एडिटोरियल पेज में था, सो आई थॉट दैट आई कैन नॉट सिंपली इसको जंप तो नहीं कर सकता, इंक्लूड करना ही पड़ेगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, गर्ल्स इन डिस्ट्रेस। नाउ अब देखने को मिला है दैट हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट जो है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चियों को सिखाया प्रॉपरली नहीं जाता, इसीलिए इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे उनको एजुकेशन मिलता है, राइट। अब अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है अगर आपको नहीं सिखाओगे, अगर आप जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जैसे सैनिटरी पैड्स या फिर वेरियस अदर एस्पेक्ट्स हैं, तो इनके बारे में अगर नहीं बताओगे तो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर देखा जाता है दैट शहरों में तो ऐसा नहीं देखा जाता, बट गांव इलाकों में देखा जाता है दैट बच्चियां जो है छोड़ देती है। दे डोंट यूजुअली कैरी फॉरवर्ड विद देयर स्टडीज़, राइट। सो बोला गया है दैट ये जो है ना एक टैबू है, एक सोशो कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस है। कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन अगर देख लीजिएगा, यस, अभी भी इसके बारे में क्लियर कट बोलने में अजीब टाइप का एक टैबू काइंड ऑफ चीज़ें हैं ये चीज़। ऑफ कोर्स नॉट इन असम, राइट, बट या इन डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यस इट इज़, राइट। देयर इज रिलक्टेंस टू डिस्कस मेंस्ट्रुअल प्रिवेंशन नॉट ओनली इन रूरल एरियाज बट ऑल्सो इन अर्बन एरियाज एज वेल, है ना। तो अगर हाइजीन प्रैक्टिसेस आपके नहीं है, अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तब प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो क्लियरली रिवील किया गया इसमें दैट देयर इज़ लो यूजेजेस ऑफ हाइजीनिक मेथड्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर आप अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस कर रहे हो, दैट इज़ इफ़ यू आर नॉट यूजिंग प्रॉपर सैनिटरी पैड्स एंड एवरीथिंग, राइट, देन इट मे लीड टू द वेरियस हेल्थ इश्यूज। जैसे बहुत समय तो इन्फेक्शंस फैल जाते हैं, बहुत समय इनफर्टिलिटी तक हमें देखने को मिला है वुमेंस में, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रॉपरली नहीं फॉलो किया था। एडोलेसेंट गर्ल्स जो कि रिसेंटली जिनको प्यूबर्टी में आती हैं, वो अगर इग्नोर करेंगी तो कैसा चलेगा, क्योंकि दे आर इन देयर अर्ली स्टेजेस, राइट। सो देयर इज लैक ऑफ नॉलेज अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स एज वेल। देयर इज एब्सेंस ऑफ गाइडेंस ऑन अप्रोप्रिएट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रैक्टिसेस एज वेल। तो इसका इम्पैक्ट एजुकेशन में क्या है वो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया, और इसको आप अपने कोई एजुकेशन के रिलेटेड अगर आर्टिकल आ जाए या फिर क्वेश्चंस आ जाए तो उसमें आप इन पॉइंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे बोला जा रहा है दैट अराउंड 255 मिलियन गर्ल्स जो है ये फेस कर रही है चैलेंजेस ऑफ अटेंडिंग स्कूल। क्यों? मेंस्ट्रुएशन के कारण। क्योंकि तब मूड स्विंग्स एंड दर्द जो भी है, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं होने के कारण जो है वो लोग अपने घर में ही रहना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स भी है जिसके कारण ऑफ कोर्स सब कोई तो सैनिटरी नैपकिन्स भी वैसे अगर देखोगे दे आर रिस्पेक्टिवली कॉस्टलियर ओनली, राइट। सो यस, अब वो चीज़ भी नहीं खरीद पाती हैं। इनएडिक्वेट सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स एंड जो होती है, मतलब प्रॉपरली सैनिटेशन अगर फैसिलिटी ही नहीं है, प्रॉपरली अगर बाथरूम नहीं अच्छे क्लीन नहीं है, डिस्पोजेबल वैन्स नहीं है वहाँ पर, तो वो कहीं ना कहीं डिस्करेज करता है बच्चों को स्कूल जाने में, राइट। तो इसलिए बोला ये कहीं ना कहीं एग्जाबरेट कर रहा है इस प्रॉब्लम को, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को। एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रॉप आउट? क्योंकि देखो अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं है तो लड़कियाँ क्या कर रही है, ड्रॉप आउट कर दे रही है। तो ड्रॉप आउट की ये सब कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? तो देखो यहाँ पे बोला गया है, देखो मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड एब्सेंटिज्म जो है ये कंट्रीब्यूट करती है टू अनडाउटेडली टू स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स अमंग गर्ल्स। इसीलिए तो अमंग गर्ल्स जो है स्कूल ड्रॉप आउट हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इम्प्लीकेशंस ऑन कंट्री का इमेज और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो रिपोर्ट अभी जो आसाम ट्रिब्यून में छपा है, कल को ऑफ कोर्स पूरा इंडिया का मीडिया ही इस टाइप की चीज़ों को कवर कर रही है जो कि दुनिया के मीडिया भी पढ़ रही है ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडियन पीपल को ही इन न्यूज़पेपर का एक्सेस है, पूरे दुनिया को इस न्यूज़पेपर का एक्सेस है, राइट। सो कहीं ना कहीं लॉन्गर रन में कंट्री की इमेज, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो हमें प्रॉब्लम में देखने को मिलता है। तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हमें इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के चैलेंजेस इसको हम लोग कंसर्न कर सके? तो सबसे पहला तो बोला गया देखो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के ऊपर हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा गर्ल्स को बाई फीमेल एडुकेटर्स एंड फीमेल हेल्थ वर्कर्स।
क्योंकि एक फीमेल दूसरे फीमेल से ज़्यादा पर्सनली टच और कनेक्ट कर सकती हैं, राइट. Sensitizing educational officials and teachers through compulsory workshops. Teachers not only female but also males, right? क्योंकि ultimately since you are a teacher then you should be knowing about these all aspects, right? So at the same time the way you are conducting a male student you cannot conduct the female student the same way, right? So वही बोला गया ना that हम लोग को कहीं ना कहीं एजुकेशनल ऑफिशियल्स हो या फिर टीचर्स हो इनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा. अगर वो कोई दिन एब्सेंट कर रही हैं मतलब उनके कुछ रीजंस हो सकते हैं, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है, देखो स्टैब्लिशिंग हमको करना पड़ेगा सेपरेट टॉयलेट्स एंड सैनिटेशन ब्लॉक्स इन स्कूल्स. वो भी क्या, प्राइवेसी मेजर्स को हम लोग को प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली हाइजीनिक मेजर्स को फॉलो करने पड़ेंगे. और हमें सैनिटरी नैपकिन के वेंडिंग मशीन्स और डिस्पोजल फैसिलिटीज़ भी एटलीस्ट स्कूल में तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाना चाहिए, राइट. पीयर टू पीयर लर्निंग ये बहुत इफेक्टिव लर्निंग है. मतलब सोचो कोई गर्ल चाइल्ड को उसके दोस्तों ने समझा दिया, राइट. तो इसीलिए गर्ल्स हाइजीन क्लब को बनाने की ज़रूरत है जिसके कारण ये इन्फॉर्मेशंस को जो है आराम से इम्पार्ट किया जा सकता है विद इन स्कूल लेवल. और इसमें बॉयज़, मेल टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन डिस्कशंस में. एक बॉय जब तक सेंसिटाइज नहीं होगा, और कैसे करना पड़ेगा दैट हमको ऐसा बोलना पड़ेगा, देखो आपकी बहन की भी ऐसी होती है, प्रॉब्लम आती है ना, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं. आपके मम्मी का भी ये प्रॉब्लम आता होगा. तब वो लोग समझेंगे अच्छा हाँ, जब मम्मी बहन का बात में आ जाएगा ना तब चीज़ों को ज़्यादा इमोशनली उसको कनेक्ट किया जा सकता है, राइट, है ना. सो इसीलिए इनको ट्रेनिंग देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पब्लिसिटी कैंपेन एंड सब्सिडाइज्ड नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन. बोला गया दैट पब्लिसिटी कैंपेन तो हमको करना ही पड़ेगा जिससे यस हम लोग प्रमोट कर सके यूज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, और जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट नीड हो वहाँ पे हमको फ्री और सब्सिडाइज सैनिटरी नैपकिन्स टू हर एक गर्ल स्टूडेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट, असम ट्रिब्यून का ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि कल के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मैंने देखा था, तो आई थॉट टू इंक्लूड इट. एक्चुअली मणिपुर में 3 नए हाइब्रिड ऑर्चार्ड स्पीशीज़ को रजिस्टर किया गया है जिनको नाम दिया गया है माउंट कोब्रू, माउंट थांगजिंग और डॉक्टर राजकुमारी बबीता के नाम पर बेसिकली दिया गया है, ठीक है. नाउ इनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, देखो अनडाउटेडली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें पता है दैट बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है जो कि इस रिचनेस के ऊपर और भी 4 चांद लगाता है, राइट. अनडाउटेडली ये रीजन्स जहाँ पर भी है वहाँ पर वेरियस एनिमल स्पीशीज़, रेप्टाइल स्पीशीज़, एम्फीबियन स्पीशीज़ और बटरफ्लाई स्पीशीज़ हमको देखने को मिलता है. यहाँ पे डाइवर्स ट्री स्पीशीज़ जैसे अलग अलग ओक, पाइन, बैम्बू, मैग्नोलिया, टैक्सस, इनके ट्री स्पीशीज़ को हमको देखने को मिलता है. यही नहीं, एबंडेंसेस ऑफ ऑर्चार्ड स्पीशीज़ भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है. तो अनडाउटेडली वहीं पर ये जो 3 नए स्पीशीज़ को ऐड ऑन किया गया है, तो यस ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के और भी एडिशन ही कर रहा है. आज के आसाम ट्रिब्यून के आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया था रिगार्डिंग साइबर फ्रॉड. और ये पता है हम आप सबको जानना चाहिए क्योंकि आप जो क्या इस आर्टिकल को अभी पढ़ रहे हो, आपके मोबाइल फ़ोन के थ्रू पढ़ रहे हो, आपका मोबाइल अगर कोई हैक कर दिया ना तो दैट विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर द साइबर हैक ओनली, राइट. सो ऐसे 27 लाख कंप्लेन जार किए गए हैं ऑफ साइबर फ्रॉड. और इसमें आर्टिकल में क्लियरली बोला गया दैट सेवरल साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशंस है, कंट्रीज़, वो हब बनते जा रहे हैं ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड स्कैम्स. मतलब अगर साइबर अटैक चाइना अगर इंडिया में कर रही है तो चाइना के थ्रू नहीं कर रही है, वो कहाँ से कर रही है, म्यांमार के थ्रू, थाईलैंड के थ्रू, समझ रहे हो. तो अल्टीमेटली हम लोग को कहाँ का आईपी एड्रेस दिखेगा, म्यांमार या फिर थाईलैंड का, समझ रहे हो बात. तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया दैट CCTNS दैट इज़ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इसका इंटीग्रेशन जो इंडियन पुलिस स्टेशंस को किया जा रहा है और इसके इम्पैक्ट क्या क्या है. तो देखो बोला जा रहा है अराउंड 99.5% जो पुलिस स्टेशन है हमारे देश में ऑलरेडी इनको कनेक्ट कर चुका गया है विद क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन और सर्विस डिलीवरी को प्रमोट किया जा सके. यही नहीं, यूटिलाइज किया जा रहा है ये CCTNS फॉर इन्वेस्टिगेशन, डेटा एनालिटिक्स, रिसर्च एज वेल एज पॉलिसी मेकिंग. और ये एक सिग्निफिकेंट टूल है इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज टू द सिटीजन अनडाउटेडली. क्योंकि अगर आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है, इसका मतलब क्या, दैट इवेंचुअली you are connected with this,
राइट मतलब आपको अगर कल को सोचो कोई चोरी हो गया, राइट, अगर आपने रजिस्टर किया और आपके पास सीसीटीवी का फुटेज है उस चोर का या फिर डाकू जो भी डाका डाला है उसका शक्ल दिख रहा है, तो अगर उसने पास्ट में से फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में भी डाका डाला होगा, उसके पास्ट में तेलंगाना में भी डाका डाला होगा, तो पुलिस उसको ट्रैक इजीली कर सकती है, समझ रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं एक हम लोग को ही तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना नॉर्मल सिटीजन्स को। और ऊपर से अगर देख लीजिएगा, यस कहीं ना कहीं राइज तो हो ही रहा है साइबर फ्रॉड के कंप्लेंट्स में, क्योंकि यस लास्ट ईयर में ही क्लियरली रजिस्टर किया गया रफली अराउंड 27 लाख साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स। ये बहुत बड़ा एक नंबर है ना। और इंट्रोडक्शन ऑफ टोल फ्री नंबर्स इन पब्लिक कंप्लेंट्स, ये भी कहीं ना कहीं हम लोग को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। रैपिडली फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स अपॉन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, दीज आर द थिंग्स दैट आर बीइंग ऑब्जर्व इन द लास्ट ईयर्स, राइट। एंड तो सवाल होता है दैट इंक्रीज इन केसेस वर्सेस डिटेक्शन, दैट इज़ केसेस तो इंक्रीज़ हो रहा है बट उसी रेट से क्या डिटेक्शन चीज़ों को किया जा रहा है। तो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने असर्ट किया था दैट देखो बहुत सारे ऐसे केसेस है दैट हैव नॉट इंक्रीज्ड बट आर नाउ बीइंग डिटेक्टेड मोर एफिशिएंटली। मतलब कुछ तो ऐसे साइबर के केसेस है जैसे वो ना फ़ोन कर दिया, आपका बैंक नंबर मांगा, इस टाइप की चीज़ें है ना, वो क्या हो जा रहा है दैट इनको ज़्यादा एफिशिएंटली हमको डिटेक्ट कर पा रहा है। देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ टोल फ्री नंबर जो क्या इन्हांस कर रहा है विजिबिलिटी ऑफ साइबर फ्रॉड इश्यूज, राइट। टोल फ्री नंबर के कारण ही कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेन रजिस्टर कर रहा है। पहले तो ये ऑप्शंस नहीं थे ना, इसका मतलब ये नहीं था दैट 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2018 में साइबर फ्रॉड्स के केसेस नहीं होते थे, नहीं। एक्चुअली जब से लोगों को पता चलने लग गया टोल फ्री के नंबर्स हैं, तो उसके बाद ये सब कंप्लेंट्स रजिस्टर ज़्यादा होने लग गए। और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में अगर बात किया जाए तो देखो जो हमारा एक इंस्टीट्यूशन है ना, इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर, दैट इज जिसको हम लोग I4C बोलते हैं, उनके CEO भी ने भी बोला, आइडेंटिफाई किया है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही हब है ऑर्गेनाइज क्राइम्स का। और इन्होंने हाईलाइट किया है दैट जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ATM कार्ड के जो स्कैम्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हुए हो रहा है दैट ये सब चीज़ें लेकिन बढ़ रहा है। तो सवाल होता है ये इंटर इंस्टीट्यूशनल इंक्लूसिव इनोवेशन सेंटर का काम क्या है भाई। देखो ये होम मिनिस्ट्री के अंडर का रहती है और इनका काम ही है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग साइबर फ्रॉड केसेस, है ना। इनको मैंडेट किया गया है जिससे ये एड्रेस कर सके साइबर क्राइम इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। हर एक मिनिस्ट्री जो भी इंक्लूडेड स्टेक होल्डर्स हैं उनका हेल्प लेकर, जिससे साइबर क्राइम के केसेस को रिड्यूस या फिर कंसर्न किया जा सके, दैट इज़ देयर मेन वर्क, राइट। और ये कहीं ना कहीं इम्फेसाइज भी करते हैं ऑन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे सोचो किसी ने साइबर एक वेबसाइट बनाया, राइट, और उस वेबसाइट के ऊपर सोचो abc.com, राइट, तो उस abc.com से सोचो गवर्नमेंट के पास 50 कंप्लेंट्स आ गए, तो गवर्नमेंट खटाक से उस abc.com को ही उड़ा देगी, समझ लो, ब्लॉक कर देगी, है ना। तो ये सब चीज़ें किया जा रहा है, राइट। तो यही है न्यूज़ आर्टिकल में। नेक्स्ट बोला गया एक आर्टिकल में सेव द गिबन्स, हॉलक गिबन्स को। एक्चुअली क्या है ना दैट ये जो गिबन सेंचुरी जो है वहाँ से बीच में रेलवे ट्रैक गुजारा गया है, जिसके कारण हॉलक गिबन्स जो है एक रीजन से दूसरे रीजन जाने में डरते हैं, क्योंकि बहुत समय क्या हो रहा है दैट वो लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर मतलब ओवरऑल उनके आपके घर के बीच से अगर मैं रास्ता गुजार रहा हूँ या फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म गुजार रहा हूँ तो आपको गुस्सा लगेगा क्या? नहीं, बट वो अपना गुस्सा किसके ऊपर निकालेंगे, राइट। तो वही बोला जा रहा है दैट इस टाइप की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती है, जैसे रोड्स, रेलवेज, या फिर कोई भी अगर आप सोचो कोई भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बीच से अगर रिसोर्स को ही एक्सट्रैक्शन, सोचो कोयला या फिर तेल को एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, राइट, तो ये कहीं ना कहीं उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब करती है। आपके घर के बीच से अगर मैं कोई कोयला निकाल रहा हूँ तो आपके घर टूटेगा क्या? नहीं, वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, राइट। कोल एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन जो है अगर बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट में हो रहा है, अनडाउटेडली इससे हमारा इन्वायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, इससे जो एंडेमिक स्पीशीज़ है वो भी इंडेंजर्ड हो रहा है एंड दे आर फेसिंग हाइटेंड रिस्क ड्यू टू इनसेंसिटिव डेवलपमेंटल एक्टिविटी। सो व्हाट आर द थ्रेट्स टू दिस वेस्टर्न हॉलक गिबन? देखो, इंडिया का ये एकमात्र एप स्पीशीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन था, बट वो चैलेंजेस फेस कर रही है, क्योंकि अगर बीच से अगर रेलवे लाइन गुजरेगा तो ये लोग एक रीजन से दूसरे रीजन कैसे ये करेंगे। और ऐसा बात बोला जा रहा है दैट इस लाइन को डबल लाइन किया जाएगा, राइट, या फिर यहाँ इस रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा, तब तो और भी प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, है ना। इलेक्ट्रिक अगर सोचो इलेक्ट्रिक लाइन से ये हॉलक गिबन लग गए तो ये तो मर जाएंगे ना,
है ना। तो इससे क्या हुआ हम लोग को देखने को मिला दैट ये जो होलंगाबाद गिबन सेंचुरी जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है बाई अ लॉन्ग स्टैंडिंग रेलवे ट्रैक। सो व्हाट आर द प्रपोज सोल्यूशन टू इट? देखो प्रपोज सोल्यूशन बोला जा रहा है क्यों ना हम लोग रीराउट कर सकते हैं रेलवे ट्रैक आउटसाइड द सेंचुरी, राइट। ये एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है। आर्टिफिशियल कैनोपी ब्रिजेस, जैसे देखो यहाँ पे ये देख रहे हो इस टाइप के ब्रिजेस, जिससे क्या ये जो गोलक गिबन है इस पेड़ से आराम से इस पेड़ तक आ सके बिना रेलवे को टच किए, राइट। तो ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। और प्रीवियसली जो अटेम्प्ट किया गया था ऑफ इरेक्टिंग कैनोपी ब्रिजेस वो लेकिन कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल थे, इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव मेजर्स जैसे ऑल्टरनेटिव मेजर्स बोले तो रीराउटिंग द रेलवे ट्रैक आउटसाइड। जैसे अगर हम लोग अभी अगर होलंगाबाद गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से रेलवे लाइन गुजार रहे हैं ना, क्यों ना इसको साइड से लेकर गुजार लिया जाए, राइट। तो वही बोल रहा अगर यही एक इफेक्टिव हमें सोल्यूशन दिख रहा है। नेक्स्ट अगेन आसाम ट्रिब्यून का ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया का एक डार्केस्ट फेज, और ये डार्केस्ट फेज क्या है? ये डार्केस्ट फेज है फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन एंड मरीज झापी मैसेकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल में बोल रहा है दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे हमारे को 6 मेनली फंडामेंटल राइट्स देती है, बट डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हमारे बहुत समय ऐसे देखने को मिल रहा है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो वायलेट हुआ है। जैसे सोचो अगर राइट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट हो गया ना कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स। इनफैक्ट हिस्ट्री की अगर बात करें, यस 1984 एंटी सिख राइट, 2002 में गुजरात राइट, उसमें वायलेशंस हुआ था फंडामेंटल राइट का। वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर जो था जिसमें फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई थी वो थी 1975 का इमरजेंसी, जब इमरजेंसी के दौरान फोर्स स्टेरिलाइजेशन नसबंदी किया गया था जिससे लोग ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करें, और ये फोर्स मैनर में किया गया था क्योंकि तब वेस्टर्न कंट्री से भी प्रेशर आ रहा था, देखो तुम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हम लोग को देखने को मिल रहा था, जिसके कारण ये कोर्सिव मेजर्स अपनाना पड़ा। तो इम्पैक्ट क्या था इस फोर्स स्टेरिलाइजेशन का? देखो गवर्नमेंट ने स्टेरिलाइजेशन को कंपलसरी कर दिया, और उसके तहत उन्होंने ऑफ कोर्स थोड़ा बेनिफिट्स भी दे रहे थे, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे थे लोगों को, राइट। लोअर क्लास जो सिटीजन्स थे दे हैव सफर्ड द मोस्ट, क्योंकि उन लोग को अरेस्ट और ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशन करवाया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान भी खो दी, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन जो है वो कुछ हाइजीनिक वे अभी ही तो अगर देख लोगे तो उतना ज़्यादा सरकारी अस्पताल हाइजीनिक बहुत समय एलिगेशन आता नहीं होता है, तब के समय का हाँ बात सोचो क्या होता होगा, है ना। तो इसलिए लोग ही मर जाते थे। और ऐसा ही एक इंसिडेंट जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया था वो था मरीज झापी मैसेकर, जिसमें दलित बंगालीज को वेस्ट बंगाल में मारा गया था इन 1979। एक्चुअली क्या होता ना, दलित जो रिफ्यूजीज थे इनको प्रॉमिस तो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा दैट हम आपको सुंदरबन में रीसेटल करवा देंगे, बट बाद में गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया, और जो भी वहाँ पे अगर जा भी रहे थे उनको फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया और बहुत सारे वायलेंट अटैक्स हुए जिसमें बहुत लोग मर गए। और बाद में लेकिन इसको कवर अप कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि तब इमरजेंसी चल रहा था, और कहीं ना कहीं इसके दौरान जो है गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, है ना। तब आपको पता होना चाहिए दैट जो न्यूज़ जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।